foreign weapons will always be the one thing that you want, but in times of need, right, they will not be the ones which will sustain you. War के time पे सब कुछ बदल सकता है, ज़रूरी नहीं है. तो indigenous weapons are the only way to go. The firing pin of a sniper rifle, this is the firing pin of a assault rifle. अगर आपके पास में इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, आप बेशक बाकी सब कुछ कर दो, आपका गन फायर नहीं होगा. कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है वो तब तक नहीं बन सकती है जब तक आपकी वीकेस्ट लिंक को आप सॉल्व नहीं करें. यू कैन से मेक इन इंडिया हैज़ नॉट सक्सीडेड फॉर ABC, सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड मूव ऑन इन लाइफ. मेक इन इंडिया इज़ नॉट ए फेलर, क्योंकि कम से कम हमारे देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां बनी है पिछले कुछ साल में. और ये आपको मैं एश्योरेंस के साथ बता सकता हूँ कि जो सर्विसेज वाली माइंडसेट है, पिछले 20-25 साल से जो सर्विसेज वाली माइंडसेट थी कि आप यू कैन सिट इन अ नाइस क्यूबिकल एंड डू सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग, वो टाइम एंड होने वाला है. राइट, नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ेगी. तो मेक इन इंडिया इज़ नॉट ओनली an important thing, it is the only option. Sniper became the first Indian sniper, and I'm proud of it, and I wish all of you are proud of it as well. The Triple S Defense Sabre 338 Lapua became the first Indian sniper rifle to be exported in our history. Indian industry should have better than foreign industry, not the same. That is very clear for me. But I'm not asking for freebies. There have been recent instances जहाँ पे senior officers ने बोला है कि अगर आपका 80% भी है to a foreign weapon or something like that, इनको दे सकते हैं. मैं तो ये बोलता हूँ ठीक है, you giving that concession, but वो concession का basic starting point क्या है कि हम weak हैं. अब I think the time has come where India should also have that confidence to say भाई Americans, Russians, Germans, Dutch, thank you so much. I know how to do my job very well. दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं भगवान गणेश की मूर्ति के सामने ये M72 ट्रिपल एस डिफेंस की राइफ़ल है, उसको लेके मैं क्यों बैठा हुआ हूँ. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश, परंतु मेरा मानना है कि जैसे भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय हैं जो देवताओं के सेनापति हैं, भारत बुद्ध का देश तभी बन सकता है जब वो स्वयं को युद्ध का देश बनने की स्थिति में भी तैयार रखे. हम सदैव ही शांति का प्रयास करते हैं, परंतु यदि हमारे बॉर्डर पे, हमारी सीमाओं पे अशांत माहौल हो जाए, भगवान कृष्ण भले ही योगेश्वर हों, लेकिन उनको भी सुदर्शन लेकर के उतरना पड़ता है, या फिर अर्जुन को बोलना पड़ता है कि उठो और चाहे अपने ही परिजन क्यों ना हो, उसके ऊपर तुम्हें तीर धनुष जो है चलाना ही. और जब मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ या युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहने की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस स्थिति की भी बात कर रहा हूँ जब हमारे इनसाइड, हमारे जो 0.5 फ्रंट वॉर की बात होती है उसकी भी बात कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी को या नेवी को, एयरफोर्स को उन्हीं को टॉप क्वालिटी के गन्स चाहिए जो विश्व स्तरीय हों, और ट्रिपल एस डिफेंस ने यह साबित किया है. उन्होंने जैसे एक स्नाइपर राइफल्स की प्रतियोगिता हो रही थी, तो उसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर राइफल्स में से एक जो है वो ट्रिपल एस डिफेंस बनाती है. तो उनका जो मानना है, उनका मानना यह है कि हम केवल आर्मी को ही टॉप क्लास वेपन्स क्यों दें, हम अपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए भी हम उसी गुणवत्ता का क्यों न दें. क्योंकि ये जो गन है वो एक फायरिंग मशीन मात्र नहीं है, वो एक तरह से रक्षा कवच भी हो जाती है. जो हमारे पुलिस बल के लोग या CRPF के, CISF के लोग, इन सबको जो नक्सली इलाकों में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो जब एनकाउंटर करते हैं ऐसे टेररिस्ट से या मिलिटेंट से, उनको भी टॉप क्वालिटी गन्स की आवश्यकता होती है. तो ट्रिपल एस डिफेंस एक ऐसी कंपनी है जो न केवल ये गन्स बनाती है, बल्कि और भी 5-6 तरह के गन्स जो इन्होंने डेवलप किए हैं, और ये सारा कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करके किया है. इन्हीं सब बातों पे कि भारत में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिवली नया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और उसमें बिना किसी, आप कह सकते हैं, प्रेसिडेंस के, कि आपके पास कोई नो हाउ नहीं है, आपके पास गन डिज़ाइनर भी नहीं है, भारत में गन कल्चर भी उस तरह का नहीं है. और एक व्यक्ति जिसकी कंपनी बहुत लंबे समय से स्प्रिंग का उत्पादन किया करती थी, वो व्यक्ति उठता है और बोलता है कि नहीं, हमें भारत में
हाईएस्ट क्वालिटी वेपन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना। आज हम उसी 3 पीढ़ियों से जो बनाई गई है कंपनी, उसी में से जो अभी लेटेस्ट जो इस पूरे प्रोजेक्ट को और इस पूरे कंपनी को लीड कर रहे हैं सीईओ हैं विवेक कृष्णन, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्यों ऐसा मानते हैं कि भारत इस तरह के वेपन्स के साथ, इतने सटीक और अच्छे दिखने वाले और अच्छे तरह से काम करने वाले वेपन्स के साथ, उनका एक ये भी कहना है कि उनका कंपटीशन जो है भारत की कंपनियां हैं ही नहीं। उनका कहना है कि हम इतने अच्छे वेपन्स बनाएंगे कि हम दूसरी भी कंपनियों को बाहर में, विदेश में, दूसरे राष्ट्रों को भी हम बेच सके। तो आइए विवेक जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, विवेक कृष्णन जी हमारे साथ हैं आज, और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में इनके बारे में बताया, SSS डिफेंस नामक कंपनी है, उसके ये सीईओ हैं, और आज इनसे हम चर्चा 3 खंड में करेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में है, जो चाहे डिज़ाइन की बात हो, फंक्शनैलिटी की बात हो, रिलायबिलिटी की बात हो, उसमें भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और विशेषतः SSS डिफेंस कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनके स्ट्रगल्स क्या हैं, गवर्नमेंट कैसे देख रही है प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को, और हम फैक्ट्री का भी टूर जो है आपको देंगे। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और मैं आपके पॉडकास्ट बहुत सालों से सुनता हुआ रहा हूँ जी जी, और बहुत खुशी है कि आप हमारे फैक्ट्री में हो, और कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एकदम अच्छी तरह से आंसर किया जाए जी जी, टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज़। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये SSS डिफेंस में SSS क्या है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्योंकि जहाँ तक हमने थोड़ा सा रिसर्च किया उसमें पता चला कि ये कंपनी जो है आरंभ होता है रिलीफ वर्क, समाज सेवा से, एक तरह से वहाँ से उठता है, और फिर संभवतः 2018 में आप पिवट करते हैं और ये प्राइवेट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग और इसमें आते हैं। तो थोड़ी सी वो स्टोरी बताइए कि वो वहाँ से मतलब कितने जनरेशन पहले वहाँ पे था और आज यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो जो SSS में 3 S है, इट स्टैंड्स फॉर स्टम्प, शूले एंड सोमप्पा। अब लोग इसका नाम ज़रा सुनेंगे और बोलेंगे ये तो जर्मन कंपनी है, और सही में ये बहुत बार हुआ है कि लोग हमसे बोलते हैं यार आप तो जर्मन कंपनी हो। तो इसकी स्टोरी ये है कि करीबन 70 साल पहले की बात है कि 2 जर्मन और 1 इंडियन, विच इज़ वेयर द सोमप्पा एसोसिएशन कम्स अप विद, इन्होंने स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस शुरू किया था। ये बस इंडिपेंडेंस के उसके बाद की टाइम है, और क्योंकि वो जर्मन लोग थे उस टाइम पे और जर्मन कंपनियां थी जो हमारी कस्टमर थी, तो बिज़नेस वाज गोइंग गुड। उसके बाद में व्हेन द जर्मन्स लेफ्ट, जब वो चले गए यहाँ से, तो हमने वो नाम चेंज इसी वजह से नहीं किया क्योंकि जर्मन कंपनियां उस टाइम पे भी हमारे कस्टमर्स थी। अच्छा। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि SSS या फिर 4S स्टम्प, शूले एंड सोमप्पा स्प्रिंग्स, बिकॉज द जो ओरिजिनल बिजनेस है वो स्प्रिंग बनाने का था, और 4S का नाम ऐसे लग गया कि जो बायर्स थे उनको इसकी आदत पड़ गई थी। अच्छा। राइट, सो हमने वो स्टम्प, शूले को रहने दिया, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसको वैल्यू दिया, और बिज़नेस एज यूजुअल चलता गया फॉर मेनी ईयर्स। 1991 के बाद में जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ उसकी वजह से द पेरेंट कंपनी स्टम्प, शूले एंड सोमप्पा स्प्रिंग्स, उसमें खूब सारा एक्सपेंशन हुआ। और ये भी आपको बोलना ज़रूरी है कि स्टम्प, शूले एंड सोमप्पा स्प्रिंग्स आज भी अ फैमिली ओन कंपनी है, राइट। सो इट इज़ द 3rd जनरेशन ऑफ द फैमिली promoters who are running this company called Stump, Shule and Somopa, and value system बिल्कुल वैसे की वैसी है जो शुरू की थी, which is try to put out the best quality products, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का जहाँ पे आपका रिलायबिलिटी और फंक्शनैलिटी की बात आती है, स्केल बनाने का, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर में जैसे आप जानते हैं अगर एक प्लांट से आपकी सप्लाई बंद हो जाती है तो जो ऑटोमोटिव बनाने वाली कंपनी है उसकी ऑपरेशंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसके चक्कर में ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स हमने कम से कम 15 प्लांट सेटअप किए पूरे इंडिया में। फिर 2015-2016 की बात आ जाती है। वो ऐसा टाइम है जहाँ पे हम लोग मेरे हिसाब से एक नए ट्रेजेक्ट्री में निकल पड़े। वो ट्रेजेक्ट्री ऐसा था जो उससे पहले को देखने को नहीं मिला था। 2 चीज़ें थी जहाँ पे मैं एम्फेसाइज करूँगा। एक, 2015-16 के बाद में हमारी एक इनवर्ड लुकिंग फोकस भी ज़्यादा होगी कि
अंदर से शक्ति पैदा करनी है. वी हैव टू डू थिंग्स विच वी नॉट डन बिफोर, राइट. सेकेंड थिंग इज देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ डीरेगुलेशन, एंड इन द डिफेंस स्पेस डीरेगुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ था. और वो ऐसा पड़ाव था जहाँ पे हमने सोचा कि आगे जाके अगर बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो वो कौन से एरियाज़ होंगे जहाँ पे हमारे को जो कोर स्ट्रेंथ्स की वैल्यू मिल जाए. हमारी कोर स्ट्रेंथ्स उस टाइम पे इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की थी, क्वालिटी कंट्रोल की थी, मेटलर्जी की थी, प्लानिंग की थी, फिनेंसिंग की थी, इन सब चीज़ों की थी. और जब 2016 के बाद में इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस दिए जाने लगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स के लिए और एमिनेशन के लिए, तो हमने उस टाइम पे वो मौका पाया. और पहले 1 साल तक तो लाइसेंसिंग प्रोसेस ही चलती रही, बट द गवर्नमेंट वाज वेरी प्रोएक्टिव इन 2016. जो काम बहुत पहले 2-3 साल लग जाते थे, 2016 के बाद में पूरी डिलीजेंस हुआ करती थी, बट उसके बाद में 9 महीने से लेके 1 साल तक आपके इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस मिल जाते, और उन्हीं को मिल जाते थे जिनके पास में वो कैपेबिलिटी थी. सो यू कुड से कि 2016 के बाद में हमारे पास में वो एक मौका भी मिला, और साथ में एक लेवल ऑफ डीरेगुलेशन भी था, जिसकी वजह से जो काम पहले नहीं हो पा रहा था वो हो गया 2016 के बाद में. अब सबके सब एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार गन बनाने का आपका कहाँ से शौक हुआ. वो तो पहली बात मैं आपको बता दूँ, इंडियंस में गन कल्चर है ही नहीं. अगर मैं आपको एक गन आज के डेट पे इनमें से कोई भी गन आपके हाथ में दे दूँ, आप 2 सेकंड के लिए थोड़े डर के उसको पकड़ेंगे. हाँ, जबकि मैं जानता हूँ उसमें मैगजीन नहीं लगा हुआ, फिर भी मुझे मतलब थोड़ा सा आपके मतलब दिमाग में वो डर आ ही जाता है. ये कोई नई बात नहीं है. पहली बार जब मैंने भी एक बंदूक को उठाया था, थोड़ा डर के उठाया था, और वो एक तरफ से अच्छी बात है कि हम सब में थोड़ी वो एक डर है. बट मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया में गन कल्चर है ही नहीं, तो उसके चक्कर में गन डिज़ाइन कल्चर भी तो है नहीं, राइट. जब किसी को कोई चीज़ के बारे में पता होता है, जैसे ऑटोमोटिव या फिर बाइक्स, उन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, तभी जाके वो कुछ ना कुछ सोचता है कि मैं यार बना के दिखाऊं. ठीक है, जब इंडिया में वो गन कल्चर थी ही नहीं, वेदर दैट वाज मिलिट्री और वेदर दैट वाज सिविलियन, तो वो गन बनाने का जो तरीका है या फिर जो प्रोसेस है वो कोई आपको सिखाएगा नहीं, और ना कि आपको पता है. तो 2016 की बात है जब मैं और सतीश मचानी इज माई कॉलीग हु इज ऑल्सो द नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एंड माई थर्ड कॉलीग दिनेश हु इज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द कंपनी. The 3 of us have worked together on this one. In fact, Satish is possibly the most important person, and Dinesh is the second most important person. मैं तो बस you could say हनुमान, right? तो जब हम लोग पहली बार रिसर्च करने निकले थे और बंदूक को उठाया था, 2016 की बात है, तो थोड़े डर के हम लोग काम कर रहे थे. उस टाइम पे हमारे को बहुत बार बोला गया था कि यार तुम्हारे कंट्री में जो भी गन्स बनते थे, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले गन्स थे, दे आर नॉट ऑफ दैट हाई क्वालिटी, और हम आपसे बहुत आगे. और हमारे को बार बार एक ही चीज़ बोला जाता था कि गन बनाना बहुत मुश्किल है, हमारे पास कम से कम 40 साल का एक्सपीरियंस है, किसी और कंपनी के पास तो 100 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक गन बना रहे हैं. तो जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नॉलेज हम ऐसे वैसे किसी को दे नहीं सकते हैं. उसमें आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा, और फिर भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद भी ये नहीं हो सकता है कि हम आपको सब कुछ ही दे दें. आपको बस उतना ही दिया जा सकता है जो हमारे कंट्री के रेगुलेशंस आपको अलाउ करते हैं. और जब बार बार एक ही चीज़ सुनने को मिला, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. एक कि वो सुन लो और थक हार के बैठ जाओ. हाँ, थक के बैठ जाओ कि यार यहाँ पे कोई और होप ही नहीं है, बस अपने को बाहर से ही लेना पड़ेगा और जो वो मांगेंगे वो देना पड़ेगा. दूसरा है जो हमारी सोच थी कि यार ये सब के सब तो यही बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है और इतना ही देंगे. अब कमर्शियल वायबिलिटी जब है नहीं, तो उनसे लेने का भी कौन सा मतलब है. हमारे पास जो 70 साल का एक्सपीरियंस है उसको तो कम से कम यूज़ किया जाए, और एफर्ट तो डालते हैं कि कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है. तो 2017 में हमने पहली बार एक टीम बनाई और वो R&D वाला एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया, प्योरली फॉर मेकिंग वेपन सिस्टम्स. अब आपको एक और चीज़ जानना है कि जो 70 साल की हिस्ट्री थी हमारी, वो स्प्रिंग बनाने की थी. यू अंडरस्टैंड द स्प्रिंग्स आर हार्ट ऑफ अ गन.
एक स्प्रिंग आपके वेपन में काम करना बंद कर जाए तो आपका वेपन गया। इट इज़ एज गुड एज अ बनाना। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर देखते नहीं है कि वो कार्टून वाले की वो गन लेके फायर कर रहे हैं, एकदम सडनली वो केला हो जाता है उसके हाथ में। इट इज़ एज गुड एज दैट। ठीक है, सो वी यूज्ड आवर बैकग्राउंड, हमारी जो नॉलेज थी उसको यूज़ करने की कोशिश की, एक नई सी टीम बनाई। अब लोग हमसे पूछते हैं कि यार आपने तो यार कौन सा गन डिज़ाइनर हायर किया। आपने भी पूछा थोड़ी देर पहले कि यार आपका टैलेंट कहाँ से आया, कौन सा गन डिज़ाइनर था। अब उस टाइम की बात ऐसी थी कि अगर हम लोग कोई गन डिज़ाइनर के पीछे पड़ जाते तो एक तो वो मिलता नहीं, दूसरा अगर मिल भी जाता तो उसकी जो पास्ट हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंडियन एनवायरनमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, उसी पे डाउट था हमारे को। तो हमने बस एक डिज़ाइनर को नहीं लिया था, हमने 7-8 डिज़ाइनर लिए। एक एक आदमी की एक एक स्ट्रेंथ थी और उन सबको साथ में मिलाया और प्रोसेस वहाँ से शुरू हुआ। जो एक आदमी कर सकता है उसको हमने डिवाइड कर दिया 6-7 लोगों के बीच में और वो प्रोसेस को शुरू किया और मॉनिटर करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो हमने वेपन बनाना शुरू किया था वो एक स्नाइपर राइफ़ल था। वो राइफ़ल ऐसी थी कि इट वाज अ 7.62x51 स्नाइपर राइफ़ल। एक ट्रायल में भी गई थी और 2 फॉरेन कंपनियों के साथ में कम्पीट भी किया था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। हम इतना भी नहीं सोच रहे थे कि फॉरेनर्स को टक्कर, हाँ फॉरेनर्स को टकरा सकता है ऐसा गन, पर जब वो परफॉर्मेंस हमने पहली बार देखा तो हमको लगा यार इतनी भी तो ख़राब है नहीं हम लोग। मतलब बाहर के लोग हमारे को आके बोल सकते हैं यार बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर हम जब अपने आप को उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको इन्फीरियर समझने लग जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। हम सबको एक छोटी सी एक विक्ट्री की ज़रूरत है। वो एक छोटी विक्ट्री थी जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ने लग गए। हो सकता है कि अगर हमने टकरा मतलब जो कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो हम लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। सच्ची बात यह है कि डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है यहाँ पे। वो एक इवेंट ऐसी थी जिसने हमको समझाया कि बॉस और मेहनत कर लेंगे तो हम कोई इन्फीरियर है नहीं। वहाँ से बिलीफ आ गया, एक बिलीफ आ गया। हम सबके सब बिलीफ के ऊपर ही जीते हैं यार। होप और बिलीफ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेंजिबल्स है और आपको समझाती है बार बार कि एक और स्टेप ले लेते हैं फिर देखेंगे क्या होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज बिग स्टेप्स जहाँ पे हमारी स्नाइपर, जिसके पीछे हमारे को खुद डाउट था, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया और वो कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसा नहीं है कि वो स्नाइपर में कोई वीकनेस नहीं थी, वीकनेस तो बिल्कुल भी थी। वैसे दिखाया जाए तो आज की डेट पे कोई भी वेपन, दुनिया की कोई भी वेपन में वीकनेसेस होती है। वो परमानेंट आइटरेटिव प्रोसेस होती है कि वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए, और बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग आज के डेट तक। उसके बाद में हमने और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये जो प्लांट है उसको सेटअप किया कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे इट वाज डिफ़िकल्ट टू गो आउट, डू R&D, डू टेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो वी डिसाइडेड कि इन्वेस्ट किया जाए, लेट्स पुट अप अ फैक्ट्री। अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वहाँ से भी आ जाती है। 2018 की बात है जब डिफेक्सपो हुआ था और मैं और मेरे कॉलीग गए थे। एक सीनियर आदमी थे, एक ब्यूरोक्रेट और एक जनरल के साथ में। तो वो ऐसा टाइम था जहाँ पे इंडियंस ने प्रूव ही नहीं किया था कि हम लोग कुछ भी बना सकते हैं ढंग के। बीच बीच में देयर वाज एन L&T, एक भारत फौज था। वो तो हमारे मतलब यू कुड से आइडल्स है एक तरफ से दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम तक प्रूव भी कर दिया था कि हम लोग केपेबल हैं। पर अगर आप देखोगे 100 में से तो 2 या 3 सक्सेस से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आपके पास में 15-20 सक्सेस होने लग जाते हैं तब जाके बिलीव भी आता है आउटसाइड सिस्टम को। तो हमने बोला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने वेपन्स बनाने के लिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से हमको समझाया। वो टाइम तो गया, हम लोग ये यहाँ से ख़रीदने वाले हैं, यहाँ से ख़रीदने वाले हैं, यहाँ से ख़रीदने वाले हैं, ठीक है। आपको याद रखना है 2018 की बात है ये। 2020-2021 में सब कुछ बदल गया। एक तो कोविड आ गया और आपको पता लग गया कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो लिटरली ज़ीरो हो सकती है। फिर वो आत्मनिर्भर भारत वाला इनिशिएटिव भी शुरू हो गया। उसके बाद में जो हमने देखना शुरू किया, बोथ इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज ऑल्सो द मिलिट्री, लॉ एनफोर्समेंट एक्सेट्रा, वो अलग ही है। मेरे हिसाब से आज भी बहुत कुछ है जो वीक है, जहाँ पे हम लोग अपने आप को फिर भी एक थोड़े बहुत डाउट करते हैं या फिर इंडियन इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज़ को डाउट करते हैं। पर वो टाइम जो था 2020 के पहले और 2020 के बाद में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के डेट पे अगर आप आत्मनिर्भर
हो तभी आपका कोई भी वैल्यू है इस देश में। हालांकि बीच बीच में यू विल फाइंड वन और इंस्टेंसेस ऑफ फॉरेन वेपन्स बीइंग बॉट, एंड पर्सनली यू एंड मी व्हेन वी आर टॉकिंग आई विल टेल यू माय पर्सनल व्यू। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि foreign weapons will always be the one thing that you want, but in times of need, right, they will not be the ones which will sustain you. रशियन यूक्रेन वॉर में आपने देख लिया, जो आपको लगता है आपको मिल सकता है, वॉर के टाइम पे सब कुछ बदल सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो इंडिजिनस वेपन्स आर दी ओनली वे टू गो। एंड हमारे लिए देयर वाज वन मोर स्टोरी विच वाज दैट मेक इन इंडिया तो ठीक है कि आपने किसी फॉरेन प्लेयर के साथ में टाई अप कर दिया, उसने आपको प्रिंट्स दे दिया, फिर आपको बोल दिया भैया आप ये ड्राइंग्स यूज़ करो, आप ऐसे बनाओ और 50% 60% जो कंपोनेंट्स है वो हम आपको दे देंगे। हमारा ये था कि इफ़ देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट कभी भी आ सकता है, सच्ची बात तो ये है, तो जो आप 50-60% की रिलायंस आप फॉरेन OEM पे कर रहे हो उसका क्या होगा? ऊपर से फॉरेन OEM तो आपको वही देगा जो वो देना चाहता है आपको। अगर कॉन्फ्लिक्ट बदल जाती है, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती है, मिशन क्राइटेरिया बदल जाते हैं, तो वेपन्स ऑल्सो हैव टू इवॉल्व। उस एवोल्यूशन का क्या होगा? ये तो ऐसा हो गया ना कि आपने मारुति 800 खरीद लिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट इवोल्यूशन है SUV जब आपको चाहिए तो फॉरेन OEM ने आपको बोल दिया कि भैया आपकी कोई ज़रूरत नहीं है SUV की, 800 के साथ में चला दो। ये स्टोरी है। सो हमारे लिए इट वाज नेवर पॉसिबल टू स्टॉप एट लेट्स से द मारुति 800। वी वांटेड टू गो ऑल द वे फ्रॉम द 800 टू द मर्सिडीज, एंड दैट इज़ व्हाट यू सी बिहाइंड यू। यू विल फाइंड द स्नाइपर राइफल, जो हमारी पहली वर्जन थी, और उसकी कम से कम 5 इवोल्यूशंस हो चुकी है, राइट। इवोल्यूशंस एर्गोनॉमिक्स में ही हुई है, इवोल्यूशंस हुई है फंक्शनिंग में, मटेरियल्स में, रिलायबिलिटी में, इंटरनल पार्ट्स, सब असेंबलीज, प्रोडक्शन प्रोसेस। जो इनिशियली हम लोग बैरल ले रहे थे वो बाहर की बैरल्स थी। अब सीधी बात यह है कि यार अगर कोई पानी में जाके कूद लेता है तो सबसे पहले तो लाइफ बोट लेके ही कूदेगा ना, उसके बाद थोड़ा स्विमिंग करेगा और फिर उसके बाद में वो जो अब लाइफ बोट है उसको निकालेगा। अब सबसे पहले कोई थोड़ी कि बैरल बनाना शुरू करेगा। सबसे पहले वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द अदर कंपोनेंट्स एंड यूजिंग फॉरेन बैरल्स। नाउ वी डू एवरीथिंग फ्रॉम द प्रेशर पार्ट्स टू द स्प्रिंग्स टू द पिन्स टू द बैरल्स, सब कुछ हमारे कंट्रोल में। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पर उस टाइम पे हमारी नहीं थी, तो धीरे धीरे करके वी काइंड ऑफ एस्टैब्लिश्ड दैट कैपेबिलिटी एज वेल टू वेयर वी आर टुडे। नॉर्मली मतलब जब मैं आपके पीछे ये देखता हूँ तो इस तरह का, और उस पर जो मेड इन भारत लिखा हुआ है, ये विजुअल जो है ना, ये हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे। मतलब मैं प्योरली डिज़ाइन सेंस से बोल रहा हूँ कि इतने गुड लुकिंग राइफल्स हम अपने भी इंडियन जानते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या बनाता है और अन्य तरह के, या कार्बाइन ही जो पता नहीं अनंत काल से हमने पुलिस के हाथों में देखा है, वो चलता है नहीं चलता है उस पर नहीं। बट खाली डिज़ाइन एस्पेक्ट हम देखें, एंड टू डू दैट इन जस्ट 4-5 ईयर्स, ये मुझे लगता है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे कि आप ही बता रहे थे कि 100 साल की हिस्ट्री है किसी की कन्फेडरेशन वॉर्स जो हुई हैं, सिविल वॉर्स US के 1770 का उस टाइप की हिस्ट्री है, और वो बना रहे हैं वेपन्स, और आपको इतना डिसहार्टन किया गया, विदेशियों ने बोला तुमसे होगा नहीं, और वहाँ से खुद ही भूल सुधार, हिट एंड ट्रायल कर करके यहाँ तक पहुँचना, या मेरे ही पीछे ये जो स्नाइपर गन रखा हुआ है, ये सही में एक भारतीय होने के नाते मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आके कितना प्रसन्न हूँ कि एक इंडियन कंपनी इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग जो है कर रही है। अब आपने स्प्रिंग के बारे में बताया, थोड़ा मैं और जानना चाहता हूँ कि स्प्रिंग क्या, मतलब जो सस्पेंशन गाड़ियों में लगते हैं उसके स्प्रिंग से लेकर के गन के स्प्रिंग, या हर तरह के स्प्रिंग्स आप बनाया करते थे? हर तरह के स्प्रिंग। अच्छा, कार बाइक जो आपके चंद्रयान में जो स्प्रिंग्स के वो भी हमारे थे। अच्छा, और उसमें क्या, मतलब उसमें भी तो क्वालिटी ऑफ मेटल जो है वो अलग अलग होता होगा, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, आप गाड़ी चलाते हो, उसमें बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, आपको स्प्रिंग तो दिखती नहीं है। हाँ, बहुत नहीं दिखते हैं, बहुत स्प्रिंग फेल हो जाती है, हाँ,
तो खट 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 खट, हाँ। गाड़ी की वहाँ पे फेलर आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। तो स्प्रिंग्स आर नॉट सपोज टू फेल, दे आर नॉट सपोज टू फेल इन इफेक्ट। और एक तरफ से वेपन्स जो है, वेपन्स आर पॉसिबली मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ कार, हाँ, ऑब्वियसली। बिकॉज फॉर अ सोल्जर व्हेन ही कैरीज दिस इन द बैटल, उसको पता है कि ये उसकी कवच है एक तरफ से, उसको पता है कि ये उसकी पावर है। उस पावर को मेंटेन करने के लिए जितनी लेवल ऑफ रिलायबिलिटी की ज़रूरत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब रिलायबिलिटी जो है वो एक दिन में नहीं बन सकती है अजीत जी, वो एक दिन में कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि रिलायबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है फेलियर। मैं वही बता रहा था आपको कि अगर कोई आपको वेपन दे दे और बोले कि ये मेरा बेस्ट वेपन इन दिस वर्ल्ड है, आप इसको यूज़ करिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या जाता है इसमें, ड्राइंग दे दूंगा, बना दो, आप मान नहीं सकते हो कि जो बंदे ने वो वेपन बनाई है और जो प्रोडक्शन लेवल तक उसको लेके गया हुआ है, उसने बहुत सालों तक फेल किया हुआ है। हमारी पिछले 5 साल की कहानी फेलर की है, सक्सेस की कम है। पहली बात, अगर आपने पीछे वेपन देखा है, उसमें से सारे के सारे वेपन्स कम से कम 100-200 बार फेल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पे फेल हो जाते हैं। कुछ लोग पहले दिन ही फेल हो जाते हैं। जिस दिन हमारी फेलर नहीं होती है वो हमारे लिए बुरा दिन है। आपको सीख नहीं पा रहे हैं उससे, उस दिन या फिर हम कुछ सीख नहीं पा रहे, या फिर हमको पता है कि अगले दिन फेल होने वाला है। आज ही फेल हो जाता तो अच्छा होता, कल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब एक एक करके आप फेलर पॉइंट्स को हिट करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में कहीं और फेलियर आ जाएगा। ये तो 100% है। दिस इज़ हाउ आइटरेटिव प्रोसेस वर्क्स। एरोस्पेस में भी यही स्टोरी है। अब फेल करते रहते हो, उसके बाद में आप एक कॉन्फिडेंस लेवल पहुंच जाती है आपकी, जहाँ पे 90% ऑफ द फेलर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। द 10% फेलर दैट यू विल सी विल कम एट सम टाइम, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिस्टम विच इज़ इम्यून, राइट। जो आपकी बैटल कंडीशंस है, जो आपकी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जाके कोई ना कोई फेलर होगा ही होगा। अपना ऑब्जेक्टिव यह है कि फेलर रेट्स को कम किया जाए और रिलायबिलिटी को जितना ज़्यादा तक लेके जाए, वहाँ तक ह्यूमेनली पॉसिबल है, वहाँ तक लेके जाए। अब जब हम वेपन्स की बात करते हैं तो एक एस्पेक्ट डिज़ाइन का होता है, एक मैकेनिकल मूवमेंट का एस्पेक्ट है कि वो दिन में 100 बार, हज़ार बार जिसके भी हाथ में वो, और हर बार वो चलना ही चाहिए। अब क्या है कि इसको हम देखते हैं तो मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें कितने एस्पेक्ट। आपने खाली कहा कि डिज़ाइन करने के लिए हमें 6 तरह के 7 तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ी। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हैंडल है, ट्रिगर है, हम जहाँ ग्रैब करते हैं वो है, स्कोप है, फिर बैरल हो जाएगा, मज़ल हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें, मतलब मोटी मोटी चीज़ें जो है। उसके और डिटेल्स में जाएंगे तो और भी उसके छोटे से छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। मुझे ये जानना है कि कितने डिपार्टमेंट मिल करके ये पूरा एक गन जो है हमारे सामने आता है। डिपार्टमेंट तो एक ही है, पर उस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो अलग अलग है। वैसे दिखाया जाए तो पूरी कंपनी एक डिपार्टमेंट है, एक तरफ से इट इज़ अ बिजनेस विच इज़ टू पुट आउट द बेस्ट पॉसिबल वेपन्स। दैट्स द विजन ऑफ द कंपनी, टू पुट आउट द बेस्ट पॉसिबल वेपन्स। नाउ अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हमने जब शुरू किया था असॉल्ट राइफल को बनाना, तो सबसे पहले जो था, हमने एक RFP निकाला, एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखा, क्योंकि बहुत बार इंडिया में वो RFP के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो एक बेस केस जो वेपन का जो क्या बोलते हैं उसको एट्रीब्यूट्स है, वो हमारे को RFP से मिले। फिर हमारी टेस्टिंग टीम आई। हमारी टेस्टिंग टीम जो है वो सारे के सारे फौजी स्पेशल फोर्सेस लोग हैं। उन्होंने एक्चुअल बैटल देखा है पिछले 20 साल में। उनको पता है कि कहाँ पे उनकी वेपन फेल हुई, उनको पता है कि क्या अच्छा है उनके वेपन्स के बारे में। तो उन्होंने आके डिज़ाइन टीम के साथ में कम से कम 3 या 4 महीने के तौर पे वो सारे पॉइंट्स बताया कि यार मेरे को ये पसंद नहीं है, उस वेपन में ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे उसको एड्रेस करना है, ठीक है। अब डिज़ाइन टीम जब आपकी टेस्टिंग टीम के साथ बैठती है तो ये तो हो नहीं सकता कि डिज़ाइन टीम भी मुंह बंद करके बैठे। अब डिज़ाइन टीम ने भी शुरू कर दिया सिखाना आपके टेस्टिंग टीम को, यार ये इसमें ना ये मेटल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें वो मेटल अच्छा नहीं था, उसकी हार्डनेस उतनी अच्छी नहीं थी, ये अलॉय ठीक नहीं था, इसी वजह से हुआ फेलियर। अब
कोशिश करेंगे इसके साथ काम करें। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि डिज़ाइन टीम और टेस्टिंग टीम आज के डेट पे हमारी ऐसी है कि डिज़ाइन टीम ने फौजियों का जो आर्ट सीखना शुरू कर दिया, फौजियों ने डिज़ाइन टीम का साइंस थोड़ा सीखना शुरू कर दिया। अब ये मेरे हिसाब से बहुत कंपनियों में नहीं है। मैंने विदेशी कंपनियों में भी देखा है, पर उनमें है, थोड़ा थोड़ा है, पर इंडिया में वो जो इस तरह का कल्चर नहीं, इस तरफ का कल्चर था ही नहीं, राइट। और अगर मेरा जो ओरिजिनल डिज़ाइन करेगा और ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको ये तरीका बिल्कुल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यूज़र और डिज़ाइनर्स के बीच में वो एक तालमेल नहीं बनती है तब तक। तालमेल का मतलब नहीं है कि आप उसकी सुन लेते हो, तालमेल का मतलब ये कि कभी कभी आप एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करते हो कि यार मेरे को ये पसंद नहीं है, तुमने ऐसे कैसे दे दिया। और जब तक ये एक दूसरे के साथ उठना बैठना नहीं होता तब तक वो एक इवोल्यूशन भी नहीं होती। फिर बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है हमारे वहाँ पे सेल्स का काम नहीं करती है, हमारे यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट का टीम का काम है इम्प्रूव करना। बिकॉज एवरी टाइम वी गो आउट फॉर अ ट्रायल फॉर एग्जाम्पल एंड वी स्पीक विद द पीपल हु आर यूजर्स, वो हमारे को कुछ चीज़ें बता देते हैं। इंटरनल जो टेस्टिंग टीम है उनके अलावा बाहर के जो यूज़र्स है वो भी हमारे को सिखा देते हैं। As that circle grew, you know, that internal circle of designers, testers, business development, sometimes I go into all three, right? As that circle grew, we realized that we were learning more than any firearms manufacturer in the country. मेरे हिसाब से आज भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर कोई और कंपनी में ऐसा वाला सिस्टम नहीं है जहाँ पे जब डिज़ाइन रिव्यूज़ होते हैं तो एक टेबल के ऊपर कम से कम 25 लोग बैठते हैं। मेरे असेंबली वाले से लेके मेरा जो मशीनिंग वाला बंदा है वो बैठता है उसमें, मैं बैठता हूँ, मेरी बिज़नेस डेवलपमेंट टीम बैठ जाती है, मेरी टेस्टिंग टीम बैठ जाती है, हमारी जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग वाली टीम है वो बैठ जाती है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटअप। कल्चर थोड़ा अलग है और वो कल्चर से बहुत फ़ायदा हुआ है। एक और पॉइंट ये है कि यार आपने बताया कि आपने वो बॉर्न इन भारत देख के आपको अच्छा लगा। बॉर्न इन भारत हमने इसी वजह से यूज़ किया था क्योंकि इसकी पैदाइश यहाँ पे हुई थी। दिस वाज नॉट गिवन टू अस बाय समबडी, और इसको पैदा किया था हमारी पूरी टीम ने, जिनके बारे में किसी को भी कोई पता नहीं था, जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इन्होंने इनके पास गन बनाने की कैपेबिलिटी होती है, उन्होंने बनाया यहाँ पे। देयर इज़ नो वन गन डिज़ाइनर इन दिस कंपनी, देयर आर मेनी गन डिज़ाइनर्स। Or if you ask me whether I have some of the best designers in this country, I will say as a whole team, beautiful. शायद ही इंडिया में ऐसी कोई टीम हो जो ग्राउंड अप गन डिज़ाइन कर सकती है। ग्राउंड अप से ही थोड़ा एक बात करते हैं कि जो इसमें एलॉयज़ यूज होते हैं या जो मेटल यूज होता है उसके एक ब्लॉक से हम एक फंक्शनल स्नाइपर राइफल तक कैसे पहुंचते हैं, इफ़ यू कैन टॉक अस थ्रू दैट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक तो आपकी होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ लाइक 3D प्रिंटिंग। हम लोग 3D प्रिंटिंग यूज़ करते हैं, पर गन मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटिंग का ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस है। एक तो आपकी सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होती है जो आप मशीनिंग बोलते हैं आप इसको, जिसमें से एक बड़े ब्लॉक से यू टेक ऑफ मेटल एंड देन यू काइंड ऑफ कम टू द शेप दैट यू वांट। CNC का जो CNC हमने देखा, CNC वाला जो है। देन देर इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द बैरल। बैरल का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको आप बताते हो जहाँ पे एक फुल ब्लॉक ऑफ स्टील है, वी बोर थ्रू दैट, वी मेक द वेरी स्ट्रेट बोर, ream that bore and then we do the rifling onto that. That is a different production process which is called button rifling. Then there are certain parts जहाँ पे हम लोग polymer injection molding यूज़ करते हैं, जहाँ पे metal injection molding यूज़ करते हैं। स्प्रिंग्स के लिए हज़ारों तरीके हैं स्प्रिंग्स को बनाने का, ठीक है, और हज़ारों तरीके हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी। कहीं पे फोर्जिंग यूज़ होता है, कहीं पे कास्टिंग यूज़ होता है, कहीं पे वी गो विद कोल्ड फोर्जिंग, सम केसेस वी गो विद हॉट फोर्जिंग। सो प्रोसेसेस आर मेनी, पर प्रोसेसेस का एंड आउटकम ये है कि आपके पास में जो वेपन है दैट इज़ फिट फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द मिशन यूज़ एंड इज़ विद इन प्राइस बाउंड्स। इंडिया में एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे को L1 जो मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट RFPs है उसमें L1 भी होना है। आपके पास बेस्ट वेपन हो सकता है, पर अगर आप L1 नहीं हो तो आपके पास बिजनेस भी नहीं है एक तरफ से। बट what we have done is we've indigenized almost about 90% plus of all the parts and rifles.
वो जो इंडिजनाइजेशन लेवल है उसी के भरोसे हम लोग कल को बता सकते हैं कि बॉस अगर मेरे को और कम करना है ऑन दी L1 प्राइस और आई हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा फीचर्स, वो किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंस आज के डेट पे है। पहले की 2 वेपन बनाने के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वेपन में हम लोगों ने जितना सीखा है पहले 2 से, वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ लाइक यू नो दैट लर्निंग कर्व जस्ट गोज राइट थ्रू। फ्लैट वाला जो लर्निंग है वो एकदम हॉकी स्टिक वाला कर्व बन जाता है बाद में जाके। एक और एकदम लेमन टर्म में बताइए, ऑटोमेटिक वेपन क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक क्या होता है, और मतलब नॉन ऑटोमेटिक अगर होता है तो वो क्या होता है? नॉन ऑटोमेटिक जो है वो आप बता सकते हो स्नाइपर राइफल है, वो बोल्ट एक्शन है। Right? वो 303 में जैसे खींचते हैं, लगाते हैं। एब्सोल्युटली। सेमी ऑटोमेटिक ये है कि एवरी टाइम यू प्रेस द ट्रिगर, जिस बार जब भी आप ट्रिगर को दबा देते हो तो ऑपरेट हो जाते हैं और एक गोली फायर हो जाती है। ऑटोमेटिक में ऐसा है कि आप ट्रिगर दबा के रखते हो और गोलियां चलती रहती है जब तक मैगजीन में गोलियां हैं। हमारे सारे वेपन्स जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं इनटू स्नाइपर्स ज़्यादातर बोल्ट एक्शन है। जो बाकी वाले जो वेपन्स है, बी इट असॉल्ट राइफल्स या फिर कार्बाइन या सब मशीन गन, ये सारे के सारे फुली ऑटोमेटिक है। मतलब कि आप फुल ऑटो में भी फायर कर सकते हो, वो ट्रिगर का जो है वो स्विच चेंज करके सेमी में भी कर सकते हो। एंड देन थर्ड वाला जो है वो सेफ है। फिर पिस्टल है जो आप बस सेमी ऑटोमेटिक में ही फायर कर सकते हो, जब तक आपके मैगजीन में राउंड्स है तब तक ही फायर कर सकते हो। अब थोड़ा सा जो मैं टैलेंट एस्पेक्ट में बात करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें मेटलर्जी इन्वॉल्व है। हमने केमिकल प्रोसेस देखा जो डिप करके या फिर स्प्रे पेंटिंग या जो भी प्रोसेस होता है, इसको चमकते हुए एल्युमिनियम से और स्टील से हम इस कलर में या फिर कैमोफ्लेज और उस कलर में देखते हैं। उसमें इसमें भारत में जैसे कहा आपने कि गन डिज़ाइन का या गन का कल्चर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसे संभवतः इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो फोकस्ड हो कि हम वेपन सिस्टम्स डिज़ाइन उसी के लिए कोर्स जो है हम करवा रहे हैं। तो फिर चाहे डिज़ाइनर को खोजना हो, उसको खोजने में आपको कितना मेहनत लगा, या आपके फ्लोर पे और जो चाहे मैशनिस्ट्स हैं या अन्य तरह के लोग हैं, ये टैलेंट कहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, या फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री आपने नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियर्स को लिया है, दे आर लर्निंग एज थिंग्स आर। लेकिन फिर मैं देखता हूँ आपके पास टाइम पीरियड तो बहुत कम है। आपने 20 से 25 में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो या तो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं जो काम कर रहे हैं लगातार, या आपका प्रोसेस उतना स्मार्ट है। तो थोड़ा सा मैं ये टैलेंट एक्विजिशन एस्पेक्ट पे मैं, क्योंकि इंजीनियर्स भारत में दे आर 90% बोलते हैं अनएम्प्लॉयबल होते हैं, जो हमारे चाहे IITs से हों या जहाँ से भी। ये स्टेटमेंट्स अलग अलग लोगों के हैं, चाहे नारायण मूर्ति हों, अन्य तरह के लोगों ने बार बार दिए हैं। तो उसमें फिर ऐसे इंजीनियर्स को, डिज़ाइनर्स को, और जो लोग एक्चुअल में हैंड्स ऑन होते हैं वो काम करने, कहाँ से आप लाते हैं? इसमें भी मैं आपको बताऊं तो फेलियर्स बहुत है। टैलेंट एक होमोजीनियस चीज़ नहीं है कि आप इस कॉलेज में जाओगे तो आपको टैलेंट मिल जाएगा, या फिर किसके पास इस कंपनी में जाओगे तो आपको टैलेंट मिल जाएगा। वो रेयर है वैसे। तो शुरू में जो हम लोगों ने हायर किए थे कुछ लोगों, उनमें से ज़्यादातर लोग हमारे साथ टिके हैं पहली बार। इसका मतलब ये है कि एक हमने कुछ तो सही किया है कल्चर के हिसाब से, कि वो लोग जो पहले शुरू किए थे उनको ग्रो करने का मौका मिल रहा है। दूसरा ये है कि उनके हमारे साथ में रहने से उनकी खुद की नॉलेज बढ़ गई है, और वो नॉलेज एक वेपन से दूसरे वेपन में ट्रांसलेट हुई है। तो टैलेंट अकेले में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जितनी टैलेंट और परसिस्टेंस ऑफ टैलेंट की बात हुई है। अब लोग जो है वो बोल सकते हैं, पर हमारी जो टैलेंट है वो कोई फैंसी यूनिवर्सिटी नहीं है। दे ऑल कम फ्रॉम डिसेंट स्मॉल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। नॉट एवरीवन इज़ फ्रॉम बैंगलोर, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, और कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड है, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड नहीं है। पर 2-3 साल की ट्रेनिंग के बाद में और प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद में उनकी एक नॉलेज इस्टेब्लिश हो जाती है। वो नॉलेज जो है उसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता था ये बात, पर कुछ साल पहले की बात है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। आई एम एन इंजीनियर, यस, सो टू स्पीक, बट आई एम
20 साल तो मैंने फाइनेंस में निकाले वैसे देखा जाए तो, बट माई नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज ओनली गुड एज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो लोग कोडिंग करते हैं 90% ऑफ द कोडिंग इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। हाँ, आपको ये जानना कि कहाँ पे जाके वो कोड फंसेगा तो मुझे कहाँ वो से लेके आना है, क्योंकि इट्स ऑल अवेलेबल। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक लाइब्रेरी में आपको वो कोड मिल ही जाएगा। अब वेपन्स डिज़ाइन में उतना सिंपल है नहीं, पर जितने साल आप वेपन्स डिज़ाइन में निकाल देते हो, आपकी एक मेंटल लाइब्रेरी बन जाती है कि यार 2 साल पहले हम इस प्रोजेक्ट में इस वजह से अटके हुए थे, तो यू गो बैक एंड टेक दैट मेंटल कोड एंड यू अप्लाई इट। तो द वैल्यू इज़ लेस फॉर प्योर टैलेंट, वैल्यू इज़ मोर फॉर टैलेंट विच इज़ लर्निंग ऑन द गो, राइट। यू नीड गुड इंजीनियर्स, और हमारे देश में कोई इंजीनियरिंग टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। नहीं, वो तो शेयर नंबर ही हमारा नंबर है ही कि इतना 10% ज़्यादा भी है, ठीक रहेगा तो अच्छा है। बहुत अच्छा है। और इंजीनियरिंग टैलेंट जिसको मौका मिल जाता है, जो काम ना करना चाहे वो तो यहाँ पे टिकेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम करोगे, हो सकता है कि आप 4 या 5 प्रोजेक्ट पे काम करोगे यहाँ पे, और जिन लोगों को स्टैंडर्ड 9 to 5 जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह वगैरह जो जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है कि वो छोड़ के ही जाएगा। पर जिनको अच्छा लगे कि ये एनवायरनमेंट में जहाँ पे जितना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है और जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मिल रहा है वो टिकेगा यहाँ पे। सो आई से दैट टैलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। What is equally important is the persistence of that talent and the culture of the company which is giving the opportunity. And आप देखोगे कि जितने भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे ऐसे मौके ज़्यादा आते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत फैल जाता है, जब कंपनियाँ बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो एक जो एक्स्ट्रा एक स्पार्क नहीं होती है, वो इग्नाइट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसमें सेटअप हो गया ना, उसमें आपको खांचे में डाल दिया गया, ये क्यूबिकल है, यहाँ से काम करो। बिल्कुल। पर डिफेंस कंपनियों में क्या है कि फेलियर इज़ अ डेली थिंग। इन अदर कंपनीज फेलियर इज़ नॉट अ डेली थिंग। फॉर अस अगर फेलियर नहीं होती है एक दिन में, जैसे मैंने आपको बताया, वो बुरा दिन है। तो हम लोग जितना फेल करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम लोग सीखने की भी कोशिश करते हैं उन फेलियर से। तो लाइब्रेरी जो है आपकी मेंटल लाइब्रेरी वो बनती रहती है। दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिक थिंग दैट आई थिंक नॉट हैविंग गन डिज़ाइनर्स इन दिस प्लेस इज़ इवन बेटर। क्योंकि गन डिज़ाइनर अगर पहले से ही अपने एक्सपीरियंस, अपने अपना जो फेलियर लाइब्रेरी लेके आ जाएगा, वो प्रेजुडिस हो जाएगा, ना कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है कि यार उसकी वजह से हम फेल हुए थे यहाँ पे। अब एक और चीज़, ये एक गन का मान लीजिए आपको ऑर्डर आ गया कि 2000 गन हमें चाहिए, इसको बनाने में टाइम कितना लगता है? तो जैसे मतलब कुछ नहीं है आपके पास? कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है, मैं मान गया आपको। अब मैं आपको बता दूँ सबसे पहली बात, आई हैव केप्ट दिस विद मी, दैट इज़ द फायरिंग पिन ऑफ अ स्नाइपर राइफल, दिस इज़ द फायरिंग पिन ऑफ अ असॉल्ट राइफल। अगर आपके पास में इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, आप बेशक बाकी सब कुछ कर दो, आपका गन फायर नहीं होगा। As simple a thing as that. As simple as this. मैं इसको क्यों लेके आता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट में कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है वो तब तक नहीं बन सकती है जब तक आपकी वीकेस्ट लिंक को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2 साल पहले ये हमारी वीकेस्ट लिंक थी। वेपन तो ठीक बन गई थी, पर फायरिंग पिन्स टूट रहे थे बार बार। 1 साल लग गया था हमारे को टू काइंड ऑफ सॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। It is a metallurgy issue, it is a design issue, it's a quality control issue. Sometimes failure on the firing pin is not because of the firing pin, it is because of the bolt. It happens. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोसेस में सबसे पहले यू आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट लिंक। दिस इज़ व्हाट वी डू। मैन्युफैक्चरिंग तब तक शुरू नहीं होती है जब तक आपकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज की क्वालिटी कंट्रोल पूरी नहीं होती है। असेंबली तब तक नहीं होगी, और असेंबली इटसेल्फ इज़ अ सेपरेट प्रोसेस जहाँ पे आपको कोई हाई टेक्नोलॉजी आदमी की ज़रूरत नहीं है, आपको एक थिंकिंग आदमी की ज़रूरत है जो अपने हाथों से काम अच्छा कर सके, राइट। बट बाय द टाइम यू गॉन टू असेंबली, आपकी सारी जो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ है वो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए, नहीं तो इन द लास्ट असेंबली यू विल ऑलवेज फेल। सो टू स्टार्ट विथ मेकिंग लेट्स से 2000 or 10,000
rifles based upon your supply chain. जैसे हमारी supply chain is not limited to this factory alone. हम कम से कम बाहर के 10 या 15 फैक्ट्रियों के साथ में काम करते हैं। भारत में कहाँ पे हैं फैक्ट्रीज आपकी? वैसे स्प्रिंग्स वाली फैक्ट्री तो बेंगलोर में है, आंध्रा में है, नागपुर में है, गुजरात में है, गुड़गांव में है, बहुत सारी जगह पे है। पर ये गन्स वाली जो गन्स वाली जो है वो असेंबली और प्रूफ टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ही होती है। और हम आउटसोर्स भी करते हैं काम काफ़ी। और जो हमारे पार्टनर्स और जो वेंडर्स हैं उनके साथ में और हमारे साथ में देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, बिकॉज वन आई एम टॉकिंग पार्ट्स विच आर कंट्रोल्ड पार्ट्स, राइट। सेकेंड इज़ जो क्वालिटी कंट्रोल का जो लेवल है वो हम उन पे भी इंसिस्ट करते हैं जो हमारे सप्लायर्स हैं। सो बेस्ड अपॉन आज के डेट पे अगर हमसे पूछेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है, वो है कि वो जो वेंडर सप्लाई चेन वाला जो है उसको इंडिया में और ब्रॉडन करना है। क्योंकि अगर आपके पास 2 या 3 सप्लायर हो जाते हैं और आपकी वॉल्यूम्स बहुत बढ़ जाती है तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो what we're doing is we're increasing scale by increasing the number of suppliers on certain parts. कुछ parts ऐसे हैं कि जो हम कहीं और नहीं देते, हम खुद ही बनाते हैं। बैरल, प्रेशर पार्ट्स, ये सब के सब हम खुद ही बनाते हैं, हम लोग किसी और को देते नहीं हैं। तो to answer this question, 5,000 rifles or 2,000 rifles, it will possibly take me about 6 months to 6 months. Yeah. एक राइफल को असेंबल करने में कितना टाइम लगता है? एक को सब सारा कंपोनेंट है बना हुआ, या फिर एक एक कंपोनेंट बनाने जाए तो जैसे हमने देखा वहाँ पे CNC में जा रहा है, रिडक्शन सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस आपने बताया। अगर आप चाहते हो बस एक ही राइफल को तो आपका जो 1 महीना लग सकता है फिर भी। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एक बन गया तो हम बैच में बना देंगे ना, 1000 पर एक मशीन में एक राइफल तो नहीं बनाएंगे ना। हाँ, अलग अलग जगह पर अगर आप चाहते हो बस एक ही राइफल बनाना तो भी वो प्रोसेसेस ऐसे हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है, टेक्स, क्योंकि परफेक्ट टाइम उतना तो टाइम लगेगा। आपका एक राइफल 1 हफ्ते में नहीं बन सकता है, पहली बात तो। और हो सकता है कि आप और एक पॉइंट के बाद में 100 राइफल और 5,000 राइफल के बीच में बहुत फर्क भी नहीं है। हाँ। हम मेक इन इंडिया और बॉर्न इन भारत की बात कर रहे हैं। आपका एक ट्वीट हमने देखा, एक पॉलिटिकल पार्टी ने अभी 3-4 दिन पहले रेस्ट इन पीस मेक इन इंडिया करके ये किया। और लगातार मेक इन इंडिया की क्रिटिसिज्म उसी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, वो भी लगातार वो जा कर के उन्होंने संसद में भी मॉक किया कि कुछ गोल गोल घूमता रहता है, कुछ होता नहीं है, हर चीज़ जो है इधर उधर से कॉपी करके आ रहा है, इस तरह की बातें की। और मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने असेंबलिंग से इक्वेट किया, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग मतलब अदर सेक्टर्स जो है, जैसे बैग ही कोई बना रहा है तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो चीन से ला के अपना इधर चिपका रहा है, ट्रेड जिसको बेसिकली बोलते हैं उस तरह से। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो इतना अपना लाइफ का और 3 जनरेशन से लगाए हुए हैं और जो चाहता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह से ग्रो करे और जो वर्ल्ड लेवल के सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें बना रहा है, उसको इस तरह का ट्वीट देख के कितना दुख होता है? देखो सर, दुख तो नहीं होता है। ये बात कम से कम बहुत बार आ चुकी है मेरे दिमाग में कि पॉलिटिकल, वेदर दैट इज द regime or in the opposition, will always have something against each other. कोई ना कोई आपका डिफरेंसेस होगा ही होगा। हो सकता है कि जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कल को सत्ता में आ जाएं तो उनको वही चीज़ अच्छी लगने लग जाए, वही लोग मेक इन इंडिया को और प्रोग्रेस देंगे, हो सकता है, वेरी कॉमन। सो आई डोंट लुक एट the political instincts or the political mindsets of criticism. I always look at it only from one lens, which is if मान लो कि आज मैं नहीं हूँ, हमने तो वो एक पड़ाव क्रॉस कर दिया है, हमारे लिए तो ये इरिवर्सिबल है। और मेरी जनरेशन ने तो कम से कम 4 या 5 साइकिल्स देखे हैं अभी तक। तो हमको पता है कि यहाँ इस पॉइंट के बाद में आगे ही जाना है, पीछे तो नहीं जाना है। मैं इस मामले आई काइंड ऑफ गो बैक टू दिस थॉट कि आज के डेट पे देयर माइट बी एन 18-year-old फेलो और अ 20-year-old बॉय स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, और हमारे जैसे वो 20 साल तक वर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसको लगता है भाई मेरे पास एक ड्रोन बनाने का अच्छा आइडिया है या फिर इंजन बनाने का अच्छा आइडिया है, मैं शुरू करना चाहता हूँ। अब उसको क्या आप दोगे एंटाइसमेंट, उसको क्या इंसेंटिव दोगे?
इसी वजह से मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन जो भी हो, वो अगर इस आज की डेट की पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो या फिर कल की डेट की पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो, जहाँ पे नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ आ जाती है और जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन की आप मोटिवेशन की बात करते हो, you have to be very careful. So I always believe in one thing: criticism is fair. Right? You can say, "Make in India has not succeeded for A, B, C. Solve this problem and move on in life." Make in India is not a failure, क्योंकि कम से कम हमारे देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां बनी है पिछले कुछ साल में, और ये आपको मैं एश्योरेंस के साथ बता सकता हूँ कि जो सर्विसेज वाली माइंडसेट है, पिछले 20-25 साल से जो सर्विसेज वाली माइंडसेट थी कि आप you can sit in a nice cubicle and do software and coding, वो टाइम एंड होने वाला है. राइट? नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ेगी. जो इंजीनियर लोग कोडिंग के बेसिस पे अपनी फ्यूचर और कैरियर का प्रोग्रेशन सोच रहे थे, उनको अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा, स्किल चेंज करना पड़ेगा. तो मेक इन इंडिया इज़ नॉट ओनली an important thing, it is the only option. Right? AI will get used in manufacturing, yes I understand, but not everyone will be doing coding. सबके सब थोड़ी कोडिंग करने वाले होंगे, लोगों को अपने हाथों के साथ में मेहनत करना ही पड़ेगा. ठीक है? जो लोग हम लोग जो पिछले 20-25 साल से लोग कर नहीं रहे थे, अब उनको करना ही पड़ेगा. नहीं, मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा कि कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए. ये नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए. तो मेक इन इंडिया ये है ना कि भाई भारत में बने. अब कल आप बताओगे कि फार्म इन इंडिया, आप मेक इन इंडिया तो छोड़ दो ना, लेट्स से फार्म इन इंडिया, ठीक है, बाहर से आप खरीदो मत. अब कोई क्रिटिसाइज करेगा उसको? तब मतलब ये विचित्र लगा, और वो भी उस लीडर से जो बोलता है कि ये मोची है, ये बनाता है, और इसका वर्ल्ड में क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो. भाई वही तो मेक इन इंडिया है. और क्या है, हम जो जूते एडिडास का या नाइकी का इधर ला रहे हैं, अगर हमारा मोची या कोई भी मतलब फॉर दैट मैटर कोई एंटरप्रेन्योर आता है, वो कंपनी खोल करके बेचता, तो वो तो मेक इन इंडिया. हाउ कैन यू मॉक दैट थॉट प्रोसेस? देखो सर, मेक इन इंडिया अलग अलग लेवल्स के हैं. एक तो अगर वो बस बाहर से कॉम्पोनेंट्स लेके आता है, उसको असेंबल करता है, वो भी मेक इन इंडिया ही है. आप ये मान लो कि यू डोंट हैव टू गिव इट दैट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस. और कोई है यहाँ पे, मैंने बैग्स और जूतों में भी मैंने लोगों को देखा हुआ है जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो लोकल सप्लाई चेन्स को प्रोमिनेंस दे देते हैं, जिनकी कम से कम 70-80% जो कंटेंट है वो इंडिया से आता है. ठीक है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेक इन इंडिया, क्योंकि जो वो सामान आज के डे पे बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चाइना सप्लाई चेन को रिप्लेस करने के लिए जा रही हैं. और कुछ लोग हैं जो जैसे भारत फोर्ज है, L&T है, टू सम एक्सटेंट हम हैं, वी आर ट्राइंग टू revisit the entire idea of make in India. We're trying to make it build in India from zero. इन डिफेंस हमारे पास में और कोई ऑप्शन है ही नहीं. ये तो वही हो गया ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हम उतना ही कर पाएंगे जितना उस देश का मतलब चाहेगी गवर्नमेंट. जैसे कि अभी F-35 की बात हो रही है, उसमें किल स्विच है कि अमेरिका जब चाहे उसको डिफंक्ट बना सकता है बैठे बैठे. स्पेयर्स ना दे तो क्या करोगे आप? एक स्पेयर ना दे. हाँ, मतलब एक, मैं जैसे ये फायरिंग पिन की बात किया, एक स्पेयर आपको ना मिले, आप क्या कर सकते हो? वेपन में तो फिर भी आप थोड़ा जुगाड़ करके कर सकते हो, एयरक्राफ्ट में तो नहीं कर सकते हो आप. वही, ये तो मशीन ये जितना है ये तो कुछ लाखों की है. हाँ, आपकी एयरक्राफ्ट तो $1 बिलियन $1 मिलियन में आ जाती है. तो वहां पे आप क्या करोगे? एक स्पेयर आपको नहीं मिले और आपकी एयरवर्थनेस उसकी कम हो जाती है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे? हमारे पास जो आगे के 20 साल है, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है टू गो बैक एंड बिकम फुल्ली सेल्फ रिलायंट. देयर इज़ नो ऑप्शन. दैट इज़ व्हाट आई टेल पीपल. आपके पास ऑप्शन है ही नहीं सर, हमारे अलावा कोई ऑप्शन है नहीं. लोगों को लगता है कि मैं बता रहा हूँ उनको कि आई एम बीइंग कॉकी, मैं उनके साथ में बहुत एग्रेशन दिखा रहा हूँ. एक्चुअली स्पीकिंग मैं सच ही बोल रहा हूँ उनके साथ. बोल रहा हूँ आपके पास में पिछले बहुत सालों तक ऑप्शंस थे, अभी कुछ साल के लिए आपके पास ऑप्शंस है नहीं. आपको इनवर्ड ही देखना पड़ेगा और इंडियन कंपनीज को ग्रूम ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो फौजी बनेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन जो लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस में जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन करेंगे कि यार आपके पास मौका था, आपने क्यों नहीं किया. एग्जैक्टली. थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो अभी तक तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग PSU और ये सब करते थे. DRDO हो गया या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, तो इनसे आपका मतलब
कोई मदद मिलती है, सहायता मिलती है, या मतलब कुछ है आपके टर्म्स हैं इनके साथ कुछ? देखो, डीआरडीओ और हमारी काफ़ी कोलैबोरेशन हो जाती है। डीआरडीओ ने भी सीखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के साथ में काम करने का जो बेनिफिट्स है वो एक तो टाइम, दूसरा जो आइटरेटिव प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, मैं मान गया कि यहाँ पे मैं और बहुत सारे लोग जो है वी ऑल लाइक टू गेट आवर मंथली पे चेक्स। आई एग्री विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होती है तभी आपकी मंथली पे चेक्स भी आ जाती है। यू गेट इट? सरकारी कंपनी में बहुत सालों से आपकी मंथली पे चेक तो कुछ भी करो आ ही जाती थी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट्स को शुरू करें और प्रोजेक्ट्स को एंड करें सक्सेसफुली। अब डीआरडीओ को ये पता लग गया कि यार इनके साथ में काम करेंगे तो प्रोजेक्ट जल्दी से क्लियर हो जाएगा, उसकी रिजल्ट्स भी निकल के आ जाएंगे, रिजल्ट्स की वजह से डीआरडीओ का नाम अच्छा हो जाएगा। तो डीआरडीओ और हमारी काफ़ी कोलैबोरेशन हो जाती है। हमने डीआरडीओ के कोलैबोरेशन में एक बैरल कोटिंग्स फैसिलिटी सेटअप किया जो आप देखेंगे, और ये एक कोटिंग्स फैसिलिटी है जिसके लिए एक तरफ से इट इज़ नॉट अबाउट इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं थी, इक्विपमेंट से ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत थी और कैपेबिलिटी। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये इंडिया में ऐसी बन चुकी है एक बार कि अब कहीं पे भी कोई भी कंपनी अगर बैरल अपनी क्रोम प्लेटिंग करना चाहती है तो हमारे पास आ सकती है। बैरल, दिस इज बेसिकली हम लोग बैरल क्लीनिंग के बैरल प्लेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये पहला जो कुछ स्टेज है, आपको जो कुछ दिख रहा है इधर तक, वो क्लीनिंग स्टेज रहेगा। उसके बाद जो कुछ हमें दिख रहा है वो सब सरफेस एक्चुएशन स्टेज रहेगा। ओके, और उसके बाद क्लीनिंग फेज फिर भी आ जाएगा। और इधर जो कुछ हमें दिख रहा है ये इसमें क्रोम प्लेटिंग हो जाता है। अभी बैरल के भीतर क्रोम प्लेटिंग? हाँ, इनलाइन जब क्रोम प्लेटिंग करेगा, बैरल का लाइफ विदाउट क्रोम प्लेटिंग इट विल कम समवेयर अराउंड 5000 राउंड्स। वंस इट इज क्रोम प्लेटेड 15,000 तक आ जाएगा। दैट इज द एडवांटेज। ये देखिए, ये सिल्वर लाइन में जो कुछ दिख रहा है ये सब प्लेटिंग का है, क्रोम प्लेटिंग का है। इसे बिना ये सरफेस ऐसा रहेगा। ये इसका हार्डनेस जो रहेगा कम से कम 750 to 850 HP। so, इसका बिना इसका हार्डनेस रहेगा 300। so from 300 to it will go up to 750 HP। so this doubling of the hardness will increase the life of the barrel। मैंने एक न्यूज़ 4 दिन पहले पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 M72, या जिसको आपने मनोहर 72 बोला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि और भी गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड हैं, या मतलब ये प्रोसेस क्या होता है? गवर्नमेंट कैसे प्रोक्योर करती है इन वेपन्स को, पहले कहाँ से लेती थी? अब जो प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है वो सबका अलग अलग है, बट क्या होता है कि उनकी जो कॉमनैलिटीज़ बहुत सारे हैं। एक तो केस बना जाता है, केस होने के बाद में RFP पब्लिश होती है, RFP पब्लिश होने के बाद में ऑनलाइन पोर्टल जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में उसमें जाता है, फिर टेस्टिंग होती है, ट्रायल्स क्लियर हो जाती है, पेपर वर्क को एग्जामिन किया जाता है, पेपर वर्क क्लियर हो जाता है, उसके बाद में कमर्शियल बिड खुल जाती है। तो वो प्रोसेस तो मतलब सदियों से वैसे का वैसा ही है, राइट। और जो चल रहा आ रहा है दैट इज़ अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस। एफिशिएंट इसी वजह से क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे जो रिपीटेबिलिटी एक बार आ जाती है तो देन इट गोज़ ऑन वेरी स्मूथली। अब रही बात मॉडर्नाइजेशन की, आपको ये जानना है कि बस फौज ही नहीं है जो मॉडर्नाइज कर रही है, जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी आपके पुलिस फोर्सेस है, सबको मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। और एक ज़माना था जब इनके जो वेपन्स है वो इनको दिए जाते थे, इनके जो वेपन्स है वो इनको दिए जाते थे, यू नो, एक वो हैंड मी डाउन वाला भाई का कपड़ा जो छोटा भाई पहन रहा है इस टाइप से पास ऑन हो रहा है। आजकल सबको पता है कि वेपन्स अच्छे बनते हैं, सबको पता है कि मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, और सबको ये भी पता है कि भारत में ही वेपन्स बनते हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं जो वेपन बनाना भी चाहती है। वेपन ही नहीं, एमिनेशन भी बनाते हैं हम लोग, सो यू नो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। नाउ एज फार एज M72 इज़ कंसर्न, यू सेड राइटली, हमारी जो 3 वेपन है M, P और G, M72, P72 और G72 वर नेम्ड आफ्टर द लेट
Mr. Parikar, who I thought was one of India's most loved defense ministers. Man with beautiful vision and a great technologist to speak to. आप उनसे बात करोगे then we've always noticed कि वो he's happy talking engineering. So that is the reason why we named it after him, Manohar Gopal Krishna Parikar. So the M72 is 5.56 assault rifle carbine. इसको हमने डेवलप करना शुरू किया था 2019 में. 5 साल तो हुए. खूब सारे फेलर्स ऐसे भी हुए. और आज के डेट पे दैट इज़ नॉट ओनली इन इंडियन वेपन, इट विल वेरी सून ऑल्सो गोइंग टू फॉरेन मार्केट्स. जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, इट इज़ कॉमन एक मिसकॉन्सेप्शन भी हो जाती है कभी कभी कि यार फौज या फिर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब का वेपन्स लाइक टॉप क्लास होना चाहिए. हाँ. अब आई वांट टू रिवर्स एवरीथिंग. आई वांट टू से दैट ऑल ऑफ देम शुड हैव गुड वेपन्स. The police should have a weapon which is as good as what the Indian Army has. It should be up to whosoever is buying to ask for the best. और वैसे आपको पता ही है इंडिया में हम लोग वो एक फिलॉसफी नहीं है कि हमेशा एक्स्ट्रा ही मांगते हैं. हाँ तो मिर्च फ्री में. हाँ तो कितना और एक्स्ट्रा फ्री में मिल जाए. तो हमेशा एक्स्ट्रा ही मांगते हैं. तो उसमें क्या खराबी है कि पुलिस भी बोले कि भैया मेरे को वैसा वाला वेपन चाहिए. तो हमारे लिए तो सारे कस्टमर सेम है. आई लुक एट ऑल ऑफ माई कस्टमर वेदर ही इज फ्रॉम द नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और द पुलिस एज द सेम, दैट हिज लाइफ हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, दैट आई हैव टू गिव हिम द मोस्ट द बेस्ट क्वालिटी विच आई कैन, which I can today and which I can tomorrow by upgrading, evolving those weapon systems. And I think that वो अच्छा है मेरे हिसाब से. अगर आप बाहर के देशों में भी जाएंगे, और ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप टेक्सास में जाओगे यूएस में, तो आप देखोगे कि जो टेक्सास नेशनल गार्ड विच इज़ पार्ट ऑफ द आर्मी और जो टेक्सास स्वॉट टीम है, उनकी जो वेपन्स अगर आप कंपेयर करोगे तो जो पुलिस की जो वेपन्स है वो कभी कभी उनसे भी बेटर हो जाती है. तो ये कोई नई बात नहीं है. मैंने सर्बिया में देखा है जहाँ पे जो पुलिस के वेपन्स है और आर्मी के जो वेपन्स है उनमें बहुत फ़र्क है. तो I don't distinguish between my customers. We don't distinguish between customers. सारे के सारे as important है हमारे लिए. जो quality conscience है वो that has to be built in irrespective of whom you sell to. Foreign में भी अगर आप देना चाहते हो सकता है कि मैं जैसे how do I put it, अगर मैं अमेरिका से कुछ खरीदूँ, आपने F-35 की बात किया था ना, अगर मैं अमेरिका से कुछ खरीदूँ, हो सकता है कि अमेरिका मेरे को नंबर 1 F-35 ना दे, राइट. और हो सकता है कि अमेरिका मेरे को सारे अपग्रेड्स ना दे. तो टुमारो आई गो इन टू इंटरनेशनल मार्केट्स, आई विल स्टिल वांट टू गिव देम अ वेरी गुड प्रोडक्ट. ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे के सारे जो बेल्स एंड विसल्स है वो साथ में एक ही बार में दे दूँ. ठीक है, वो हमारे देश के लिए रखूँगा मैं हमेशा. बट क्वालिटी और जो प्रोडक्ट है उसमें कम ही डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग. तो विदेशों की आप बात कर रहे थे, क्या फॉरेन नेशंस को भी आप मतलब एक्सपोर्ट करते हैं वेपन? स्नाइपर became the first Indian sniper and I'm proud of it, and I wish all of you are proud of it as well. The Triple S Defense Sabre 338 Lapua became the first Indian sniper rifle to be exported in our history to a foreign military force. The M72, and I'm very proud of it, hopefully will also become soon enough, maybe in the next 1 year, the first assault rifle carbine from the private sector to be exported. जहाँ पे एक्सपोर्ट की बात आ जाती है, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारी जो फ़िलॉसफी है वो पिछले 10 साल में बहुत चेंज हो चुकी है. 15 साल पहले हम लोग बोलते थे यार उसको मत बेचो, ठीक है, गलत बात है डिफेंस में वेपन्स और फायर आर्म्स और एम्यूनिशन बेचना, हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हम लोग पीस लविंग कंट्री है, राइट. 10 साल में हमारी एक चेंज अच्छी आई है, वो ये है कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग पीस लविंग कंट्री है, लेकिन पीस को प्रोटेक्शन के लिए बंदूक चाहिए. पर जहाँ पे हमारी अच्छी रिलेशनशिप्स है कोई और देश के साथ में, और जहाँ पे हमको पता है कि उस देश की प्रोटेक्शन के लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारी फॉरेन अफेयर्स में एडवांटेजेस आ जाएगी, तो हम करेंगे. हम ये नहीं बताएंगे कि भैया चाइनीज़ लोग आके आपका जो एरिया है वो लेके चले जाएंगे और हम बैठ के देखते रहेंगे. सो वी बिकम प्रोएक्टिवली एग्रेसिव वाइल्स कीपिंग द आइडिया दैट पीसफुल तो है ही हम लोग,
उसमें तो वैसे भी आपको पता है कोई चेंज नहीं होने वाली, हमारी सिविलाइजेशनल ईथॉस ही पीस की तरफ है। पर राजा महाराजा लोगों ने भी हमारे टाइम में युद्ध लड़ाइयाँ की हैं और उसके लिए वेपन्स की ज़रूरत पड़ी थी। वी आर अ मार्शल रेस एज मच एज वी आर अ पीस लविंग कंट्री। टुडे आई थिंक वो चेंज जो है वो एकदम क्लियर है। सरकार in 100% is behind exporting to foreign countries जहाँ पे those are friendly countries और जहाँ पे militarily और foreign affairs में हमारे को advantages मिल सकते हैं वहाँ पे। वही फॉरेन नेशंस को जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हमारी क्वालिटी जो है टॉप क्लास होनी चाहिए, मतलब एज कम्पिटिटिव टू एनीबडी हु इज मैन्युफैक्चरिंग। चाहे सबसे पहले मेरे को अपने लोगों के लिए तो क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। मैं तो फॉरेन लोगों से ज़्यादा क्वालिटी इंडिया में दूंगा, अपने लोगों को दूंगा ना। उसका थोड़ा सा टॉक अस थ्रू दैट प्रोसेस की क्या बैच में से सर्टेन रैंडमाइज करके सैंपल लेते हैं उसका होता है, या जितने भी पार्ट बन रहे हैं हर एक पार्ट की क्वालिटी एश्योरेंस होती है? यहाँ पे जनरली जो भी पार्ट्स हैं, जो भी मेजर सब असेंबलीज है, जो भी मेजर प्रेशर पार्ट्स हैं, वहाँ पे बैच में नहीं, इंडिविजुअली हर वेपन के जो पार्ट्स हैं वो क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं। जो की कंपोनेंट्स हैं जैसे बैरल है, की रिसीवर है, और जो मूविंग पार्ट्स है स्पेशली बोल्ट कैरियर्स वगैरह, उन सब में तो 100% क्वालिटी चेक्स होती है। कुछ चीज़ों में गेजेस होते हैं, तो गेजिंग होने के बाद में जो फाइनल चेक्स है वो इस मशीन में होते हैं। इसका नाम है CMM। अच्छा। और ये मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डिमेंशनल चेक्स होती है, और जैसे इसमें जो डिमेंशंस है वो पहले से ही फीड की जाती है, और जो प्रोब है वो चेक करता है मल्टीपल पॉइंट्स पे कि वो डिमेंशंस उसके साथ मैच करते हैं और विद इन टॉलरेंसेस होते हैं कि नहीं, विद इन माइक्रोन टॉलरेंसेस होते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रेशर पार्ट्स में टॉलरेंसेस बहुत कम होते हैं। सो यहाँ पे हर एक प्रेशर पार्ट पे होता है सारा का सारा। यहाँ पे कोई बैच चेकिंग नहीं होती है, 100% जाएगा। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग गेजेस दे देते हैं और गेजेस के हिसाब से हो जाता है। पर जो मेन प्रेशर पार्ट्स है उसमें हम लोग मशीन पे ज़्यादा 100%। और ये तो मुझे लगता है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक तरह से। वेल इट इज़ टाइम टेकिंग, और उसी वजह से प्रेशर पार्ट्स में जो डिलीजेंस होती है वो ज़्यादा होती है। और दिस इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। एवरी वेपन इज़ टेकन थ्रू फायरिंग। यहाँ से एक भी वेपन बिना फायरिंग के बाहर नहीं जाता है। उसकी भी एक प्रोटोकॉल है कि एक हाई प्रेशर एम्यूनेशन फायर हो जाती है, फिर बाकी वाले जो है वो रेगुलर एम्यूनेशन फायर किए जाते हैं। तो सारे टेस्ट पूरे होते हैं। शॉप फ्लोर से जब बाहर निकल जाता है वेपन और टेस्टिंग टीम के पास चले जाते हैं, वहाँ पे अलग प्रोटोकॉल है। दैट प्रोटोकॉल इज़ फॉलोड टू द लास्ट। जैसे हम मतलब गन्स होते हैं कि ऑल वेदर में फायर करना चाहिए। जैसे वो मूवी हम AK वाला देख रहे थे, क्लाशनिकोव वाला, उसमें AK की टेस्टिंग कैसे बालू में पहले डाला, फिर पानी में डाल रहा है, बर्फ़ है, और उसको निकाल के इट मस्ट फायर। तो क्या इस तरह की भी सारी टेस्टिंग? वो जो सारी टेस्टिंग की आप बात कर रहे हो वो सारी टेस्ट फैसिलिटीज हमारे अंदर ही है। अच्छा। तो पानी वाला टेस्ट होता है, सब वेपन पे नहीं करते हैं, पर हर बैच वाले जो वेपन्स हैं उन पे ये टेस्ट होती है। एक तो वाटर टेस्ट होती है, एक रेन टेस्ट होती है, एक मड टेस्ट होता है, एक सैंड टेस्ट होता है। अच्छा। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे रेंज के अंदर ही होती है सारी। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, ये भारत के लिए एक नया फील्ड है और पॉलिटिकली इसको उतना डेवलप होने नहीं दिया गया, क्योंकि डिफेंस में किकबैक्स जो है वो हंड्रेड्स ऑफ करोड्स में मिलते रहे, और इस तरह के केसेस भी आए हैं कि टॉप लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स को भी उनमें प्रोसिक्यूट किया गया, वो सारा कुछ किया गया। तो इसमें मतलब मुझे ये जानना है कि इसका स्कोप अभी कितना है। अभी जैसे एक आप हो और भी कुछ भारतीय कंपनियां हैं, क्या अभी एक तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसको पर्सनल एक तरह से पुश दिया है उन्होंने, और केवल इस एस्पेक्ट में नहीं, हम एरोस्पेस में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी जा रही हैं जो अनटच्ड थी कि भाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो इसमें आ ही नहीं सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट वो कितना आप लोगों को कितना पुश देता है, और आप इस इंडस्ट्री को कितना ग्रो करता हुआ आगे देख रहे हैं? तो मैं तो और चाहता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट हो जाए।
मेरा पर्सनल व्यू ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को और भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, आपकी जो फाइटिंग फोर्स है वो उतनी ही ताकतवर होती है जितनी आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो साइकिल बना रहे थे और जो मतलब हीटिंग आयरन बना रहे थे, वो भी डिफेंस में घुस गए थे। फोर्ड वाज मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड फोर्ड स्टार्टेड मेकिंग एयरक्राफ्ट। तो आर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इज अ नेक्स्ट पिलर ऑफ अ फाइटिंग फोर्स। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस आज के डेट में जितनी इन्वॉल्व है उससे और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दे वेरी इन्वॉल्व, बिकॉज अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। और जहाँ तक आपकी बात है ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी में बहुत इंप्रूवमेंट आया हुआ है अक्रॉस द बोर्ड। A lot of auctions happen through online portals, one. Number two, there are very clear guidelines with regard to what constitutes integrity, right? No agents are allowed in RFPs. It is only the manufacturers who are allowed to participate, right? तो वो टाइम तो पास हो गया जहाँ पे इंडियन कंपनीज़ को सेना भवन या फिर नौसेना भवन में जाने के लिए महीनों वेट करने पड़ते थे। आज की डेट पे ऐसा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो या फिर वो आपके फैक्ट्री में आएंगे या फिर आपको बोल देंगे कि भैया कैन यू प्लीज़ कम डाउन फॉर अ मीटिंग टुमारो। वो चेंज जो है ना, वो चेंज एक माइंडसेट चेंज है, जहाँ पे लोग इंडस्ट्री को वेंडर के तौर पे नहीं समझते, क्योंकि जहाँ पे आप वेंडर के तौर पे समझते हो वहाँ पे मिडलमैन बहुत सारे आ जाते हैं, दलाली होती है। जहाँ पे आप पार्टनर की तरफ समझते हो तो आपकी हर रोज़ बात होती है, हर रोज़ आपकी ट्रांजैक्शनल बात होती है, और आइडियोलॉजी मीनिंग आइडियाज़, राइट, हाउ कैन आई मेक माई सिस्टम्स बेटर, राइट, डिज़ाइन आइडियोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, उसकी बात होती है। तो आप ऐसे लोगों के साथ में यू हैव 100% ट्रांसपेरेंसी, जहाँ तक वो लोग देसी हो। अब ये 100% श्योर है कि अगर कोई विदेश का बंदा आ जाता है यहाँ पे तो उसको इतनी आसानी से अलाउ ही नहीं करेंगे। पर आई एम एन इंडियन, यू नो, पीपल लाइक अस हैव द फर्स्ट राइट्स एज फार एज गेटिंग टू नो हाउ आई कैन इम्प्रूव माई फोर्स। दैट इज़ माई कंटिन्यूस, इफ़ देर इज़ वन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच आई विल हैव, और अगर कोई चीज़ है जहाँ पे मेरे को सही में एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रेस्टीज की वैल्यू आती है, वो बस एक पॉइंट है, Indian industry should have better than foreign industry, not the same. That is very clear for me. But I'm not asking for freebies. I'm not asking for कि भैया हमारी क्वालिटी थोड़ी कम है। मैं तो I mean, there have been recent instances जहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स ने बोला है कि अगर आपका 80% भी है टू अ फॉरेन वेपन और समथिंग लाइक दैट, इनको दे सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ ठीक है, यू गिविंग दैट कंसेशन, बट वो कंसेशन का बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि हम वीक हैं, राइट? आप ये मेरे को बताओ कि बॉस मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, सोल्यूशन मेरे को दो। अगर आपका सोल्यूशन इज एबल टू मैच दैट सोल्यूशन, इवन इफ नॉट 100%, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं वो सोल्यूशन को और इम्प्रूव करूँ तो दो। और तब भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार हज़ारों में दो, मैं बोलूँगा 100 में दो, ताकि नेक्स्ट राउंड ऑफ एवोल्यूशन के लिए आपको मौका मिल जाए। I don't agree with giving those opportunities free of cost, even if there is geopolitical needs to a foreign country. मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे देश देखे। मैं कुछ साल पहले सर्बिया में था। अब सर्बिया की जो हिस्ट्री आपको पता है, 1995 कॉन्फ्लिक्ट में यू नो द कंट्री वाज बॉम्ब्ड बाय द अमेरिकन्स। तब से लेके आज तक उनका अमेरिका के साथ भी रिश्ता है, रशिया के भी साथ भी रिश्ता है। उनकी जो पोजीशन है वो हमारी जैसी है, विच इज़ आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू माई नेशनल इंटरेस्ट। पर उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो इतनी स्ट्रांग है कि उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उस एरिया में उनको, वो तो ये समझते हैं कि हमारी जो इक्विपमेंट है वो अमेरिका से भी बेटर है। हालांकि डजंट लुक सो ब्यूटीफुल और उसमें इतनी मतलब कॉस्ट की नहीं है, पर उनको पता है कि अगर कल को वॉर आ जाए वहाँ पे, माई इंडस्ट्रियल सेटअप एंड माई फैक्ट्रीज विल थ्रो आउट सो मच कि कोई भी उनके सामने आके टिकेगा नहीं। ठीक है, अब आई थिंक द टाइम इज कम वेयर इंडिया शुड ऑल्सो हैव दैट कॉन्फिडेंस टू से भाई, अमेरिकन्स, रशियंस, जर्मन्स, डच, थैंक यू सो मच, आई नो हाउ टू डू माई जॉब वेरी वेल। Isn't that I mean, you have that confidence today in so many areas. You have the confidence in software. कोई आके आपको ये बोल दे कि भैया आप मतलब ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट वट एवर इट इज़, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या लगता है नारायण मूर्ति जाके बैठेंगे वहाँ पे, बोलेंगे कि भैया आई एम सॉरी? ही वोंट सिट देयर सेइंग आई एम सॉरी, राइट?
आई डोंट बिलीव कि डिफेंस में हम लोगों को सॉरी बोलना है, हम लोगों को उल्टा ये बोलना है कि बस देख लेंगे, थैंक यू सो मच। सर इससे पहले कि अब हम थोड़ा फैक्ट्री फ्लोर पे जा कर के देखें प्रोसेसेस को अलग अलग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि R&D में अभी और आप क्या क्या मतलब कितना इन्वेस्टेड हो, और आगे मतलब एक्सपोर्ट के हिसाब से या और भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे आज हम देखना चाह रहे थे आपका पिस्टल एक जो है वो अभी तो सारा संभवतः टेस्टिंग के लिए चला गया, तो कितने तरह की चीज़ें आप पर्टिकुलरली, एक तो ये 5-6 चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बियॉन्ड और क्या क्या मतलब आप लोग सोच रहे हैं और किस किस चीज़ में इन्वेस्टेड हैं आप? जहाँ तक R&D की बात आती है, R&D तो हमारी हार्ट है, तो R&D में तो कोई रोक तो होने वाला नहीं है। अगले बहुत सालों में ये जहाँ तक रिफाइनमेंट ऑफ वेपन्स की ज़रूरत है, जैसे M72 में 2 और वर्जन्स अभी बन रहे हैं, तो एक ही वेपन के मल्टीपल वेरिएंट्स और मल्टीपल वर्जन्स बनेंगे। एक R&D प्रोजेक्ट है आज के डेट पे जो मशीन गन्स के ऊपर है, और उन कैलिबर मशीन गन्स के ऊपर जो इंडिया में है ही नहीं। अच्छा, हमारा थिंकिंग ये है कि जो इंडिया में है नहीं उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो कोई और पहले कर लेता है, उसके बाद में हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार करूँगा मैं, पर आई बिलीव वी विल ट्राई एंड डू इट फास्टर देन मेनी अदर्स। देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन प्लेस US में आज के डेट पे, तो जहाँ पे आपको 10 साल लग जाएंगे, हम लोग 1-2 साल में उसको इंडिया में लेके आ जाएंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। फिर एक मीडियम कैलिबर एरिया है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स फॉर एग्जांपल, उसमें भी काम कर रहे हैं। और एमिनेशन जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी वर्टिकल है। वेपन बनाना तो ठीक है, उसके साथ में एमिनेशन भी देना ज़रूरी है। गाड़ी तो दे दिया आपने, पेट्रोल नहीं दे दिया साथ में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और जब गाड़ी में गंदा वाला पेट्रोल आता है तो गाड़ी के ऊपर ब्लेम आ जाती है। सो ऑन अ सिमिलर बेसिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जो आपकी एमिनेशन है, एंड आपने सारा कुछ एंड टू एंड एक पूरा सिस्टम जो है, एंड वेरी क्लियरली जो आप पीछे वेपन्स देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप कोई भी विदेशी कंट्री में जाके उनके वेपन सिस्टम्स की जो फैक्ट्री में जाओगे, तो हो सकता है कि आपको इसमें 1 या 2 मिले। जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास 100 साल की हिस्ट्री है, तो 100 साल की हिस्ट्री के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास में इतने वेपन नहीं है जो हमारे पास वो में 2 ही या 3 ही चीज़ें बनाते हैं, 2 या 3 चीज़ ही बनाते हैं। हाँ, और बड़ी मुश्किल से 10 या 12 कंपनियां होगी पूरी दुनिया में जो सारे बनाते हैं जो हम लोग बनाते हैं, पिस्टल से लेके स्नाइपर राइफल तक। और कि जो इसके पीछे जो एक्चुअल सीक्रेट सॉस है वो हमारी टैलेंट ही है। तो जब लोग बोलते हैं कि यार आपने बताया ना कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में फेलर स्टोरी है वगैरह वगैरह, तो फेलर स्टोरी आत्मनिर्भर भारत की नहीं है। वो फेलर स्टोरी अगर आप आत्मनिर्भर भारत पे ऊपर डालते हो तो यू ऑल्सो पॉइंट द सेम फिंगर एट आर टैलेंट एंड आर पोटेंशियल। सो आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर आइडिया कि जहाँ पे आप बोल देते हो कि यार आत्मनिर्भर भारत फेलर है, उसको छोड़ दिया जाए। टैलेंट को आपको एक लेवल तक लेके जाने में टाइम लगता है, यू हैव टू परसिस्ट विद इट। आप अपने बच्चे के साथ में ये नहीं बोलते हो कि यार 5th स्टैंडर्ड में योर ग्रेड्स ऑफ कम बैक तो फेलर है। हो सके कि यार 12th में जाके वो जीनियस निकले, हो सके कि 25 साल की उम्र के बाद में वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाए। सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट विद दैट टैलेंट। तो एंड आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू काइंड ऑफ अप द नेक्स्ट लेवल। मेरे को लगता है द नेक्स्ट लेवल शुड बी अबाउट टेलिंग पीपल इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। अब शुरू तो हो चुका है, बट इट शुड ऑल्सो बी बॉस इफ यू मेक फॉर द वर्ल्ड देन यू आर माई नंबर 1, यू नो, यू आर माई प्लैटिनम टियर और माई गोल्डन टियर काइंड ऑफ अ कंपनी, राइट? आई थिंक दैट टाइम विल कम। एक गन जो हम देखते हैं जिसमें पूरा मतलब हाई कैलिबर बुलेट लगती है, वो बेल्ट होती है पूरा, वो बक्से तो वो मशीन गन है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दैट इज़ आवर नेक्स्ट, दैट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। होपफुली बाय 2026 जुलाई अगस्त वी शुड हैव दैट। कोई भी वेपन यहाँ पे 1 साल में नहीं बनती है, कम से कम 2 साल तो लग ही जाते हैं बेयर मिनिमम। आई मीन जो सबसे इजी वेपन है जिसके बारे में हमने सोचा था कि यार ये तो फुली ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक नहीं है, वो स्नाइपर, उसमें ही उनको 4 साल लग गए थे। सो यू नो टाइम लगा ना। सर फिर स्नाइपर में तो मुझे लगता है साइंस भी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज और सटीक फायर करना चाहिए।
तो उसमें तो ऑब्वियसली मतलब टाइम तो पर फिर भी हमने सोचा था कि वहाँ पे बिकॉज इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक इट वुड बी मच फास्टर, वो भी ठीक नहीं है। और जैसे एक और चीज़ है कि बैटल फील्ड जो है वो दिनों दिन चेंज होता जा रहा है। कुछ लोग ड्रोन्स बना रहे हैं और ड्रोन्स जो है म्यूनिशंस भी टारगेटेड जो इधर उधर डिलीवर करता है। तो ड्रोन में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट सॉफ्टवेयर का भी होता है। तो आपके यहाँ हम जितना देख रहे हैं ये तो मोस्टली मैकेनिकल, मोस्टली क्या सारे मैकेनिकल ही हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी कुछ डेवलपमेंट बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है वो ये है कि ये सारे जो वेपन्स है वो जिस प्लेटफॉर्म्स पे काम करेंगे वो रिमोट प्लेटफॉर्म्स होंगे। अच्छा, वो सारे के सारे ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स होंगे। अब ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं पर वेपनाइज्ड ऑटोमेटिक ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत कम है। सो वी वर्किंग ऑन बोथ लैंड सिस्टम्स एंड ड्रोन सिस्टम्स, वेयर जो हमारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो इंटीग्रेशन है वो ऐसी रहेगी कि टुमारो यू कैन हैव इट एज एन ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, नो ह्यूमन इज रिक्वायर्ड, और द ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज देयर बट दैट्स अ फायर डिसीजन, राइट। वो ऑटोनोमस वैसे भी है जनरल। सो रिमोट वेपन स्टेशंस इज वन वी वर्किंग ऑन। फिर वी वर्किंग ऑन not quadcopter drones but fixed wing drones which can have weapons on them, be it a shotgun. अब लेटेस्ट ये हुआ कि जैसे रशियन और यूक्रेनियन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ गया था कि जो छोटे वाले ड्रोन्स हैं वो उतने ही डैमेज कर सकते हैं जितनी बड़ी वाली ड्रोन्स हैं। आपको एक 50 मिलियन वाली ड्रोन और मतलब $5,000 वाली ड्रोन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट 5,000 वाला ड्रोन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो देयर इज एन इक्वली इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी टू शूट ड्रोन्स विथ अदर ड्रोन्स, सो वी वर्किंग ऑन दैट एरिया। अच्छा अच्छा। अंतिम प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट से कोई अपील आपकी कि सिस्टम्स को और स्मूथ करें, चाहे वो मतलब प्रोक्योरमेंट के उनके सिस्टम्स होते हैं, मतलब फेयर प्ले है या नहीं है, कहीं पे बॉटलनेक्स है गवर्नमेंट को लेकर के, तो उस पर आप। मेरी एक पोजीशन हमेशा रही है जो गवर्नमेंट के साथ में है कि वो हम लोग जब भी कोशिश करते हैं कि कोई बड़ी चीज़ कर ले, मतलब अर्थ शैटरिंग बिग थिंग, राइट, देन वी ऑलवेज अट्रैक्ट द वर्स्ट पीपल, देन वी ऑलवेज अट्रैक्ट द वंस जिनको लॉन्ग टर्म इंडिया में नहीं बैठना है पर उनको ये मौका यूज़ करके कुछ भी करके आगे बढ़ाने का, पैसा बना के निकल जाना। हाँ, तो जैसे कि जब हम लोग $1 बिलियन एक्विजिशन करते हैं या फिर $5 बिलियन वाली एक्विजिशन करते हैं तो आपको बहुत सारे बाहर के लोग मिलेंगे, सब के सब तैयार हो जाएंगे, यार मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अक्रॉस द बॉर्डर ऑन द अदर साइड गो टू द चाइनीज नेगोशिएट विद द अदर गाइज। वो पहले उनको बोलते हैं भैया इंडिया चाइना में अगर आपको बिजनेस करने की ज़रूरत है पहले आप इन्वेस्ट करोगे फिर सोचो उसको रीप करने का। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बोल देते हैं भैया प्लीज़ आ जाओ, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो आपको $1 बिलियन का मार्केट है इंडिया में। मैं तो उल्टा होता हूँ ना, जिस दिन आप ये $1 बिलियन को हटा के, जैसे कि हमारे वेपन्स के साथ में मैंने बहुत बार यही समझाने की कोशिश किया कि जहाँ पे आप 50 लाख या 50 लाख नहीं 5 लाख वेपन खरीदना चाहते हो, 5 लाख की जगह पे आप 500 कर दो, फिर देखिएगा कि कितने लोग आते हैं वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। हमारे जैसे लोग आ जाएंगे, DPSUs आ जाएंगे, जो बाहर के जो बाकी सीरियसली इंटरेस्टेड है इंडियन मार्केट के लिए वो आ जाएंगे 500 के लिए भी। और when those 500 weapons have been taken into service, right, then you tell them I'll make that 500 into 5,000, I want this to be added, that to be added। तो आप ज़्यादा मांग रहे हो, अच्छी बात है, ज़्यादा मांगने से हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि आपको डिलीवर करना पड़े। फिर जाके आप उसको 10,000 करो, 25,000 करो। आपको एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी खरीदना है यार। हम तो अगर वॉर में जाएंगे कल को और वही वाला पुराना घिसा पिटा वेपन लेके जाएंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। हमारे पास में कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि यार वॉर आ गया या फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इमीडिएटली अगले 6 महीने में वी हैव टू प्रोड्यूस अ 50,000 वेपन, वी शुड बी एबल टू डू दैट एंड टू दिस रिक्वायरमेंट, दैट इज़ व्हाट वी शुड बी एमिंग एट। कि एक ही बार में हमने खरीद लिया 5 लाख, दैट इज़ नॉट फेयर। दैट इज़ द रीज़न वाई ऑल द फॉरेन कंपनीज वांट टू मेक अ रन टू इंडिया, एंड वेयर ऑल द डोमेस्टिक कंपनीज वो डरते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यार
इतना, हाँ, बट आई बिलीव दैट द मोमेंट द गवर्नमेंट सेज बॉस शो मी डिलीवर, फिर मैं दिखाता हूँ तुमको कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो जो एटीट्यूड है दैट इज़ अ सोल्यूशनिंग एटीट्यूड, दैट इज़ नॉट अ बिग बैंग बाइंग एटीट्यूड। इससे ये भी हो जाता है कि आपको परख में भी आ जाता है कि कौन है जो इंडिया में जो आपको एक्चुअल डिलीवरी दे सकता है, ठीक है। एंड पास्ट हिस्ट्री में भी आप देख लीजिएगा जहाँ पे हमने छोटे से शुरू किया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी ना किसी का कंटिन्यूइंग सपोर्ट है, जैसे कि एक किसी न किसी मीनिंग सम डिपार्टमेंट और सम यूज़र, जैसे कि जहाँ पे जैसे वेपन सिस्टम मेरे हिसाब से अगर स्पेशल फोर्सेस इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर इंटरेस्ट ले लेती है और बोल देती है बॉस इन्होंने अच्छा वेपन बनाया, नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए इतना ऑर्डर देंगे, और धीरे धीरे करके यू आर एबल टू काइंड ऑफ टेक दैट ऑर्डर बुक फ्रॉम 500 to several lakhs. That is any day better than doing all the acquisition in one go and then having all problems tomorrow. आशा है दोस्तों आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और सरकार के लोग भी जो मुझे देखते हैं उन्होंने इन्हें ध्यान से सुना होगा, क्योंकि ये किसी प्राइवेट कंज्यूमर के हिसाब की इंडस्ट्री नहीं है, ये गवर्नमेंट फोकस्ड ही इंडस्ट्री है। और यदि हम मैन्युफैक्चरिंग एज ए होल इस विषय को ले तो यही हमें एक लोअर इनकम ग्रुप कंपनी से कंट्री से हायर इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री की तरफ हमें ले जाएगा। और डिफेंस में तो ये है कि बहुत सारे लोग अभी स्क्रैच से आरंभ कर रहे हैं, ज़ीरो से आरंभ कर रहे हैं, और जहाँ 100 वर्षों से लोग लगे हुए थे उनकी भी एक्सपर्टीज़ इस तरह की नहीं है कि एक साथ 7-8 तरह के वेपन सिस्टम्स या राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, स्नाइपर्स हैं और अन्य तरह के गन हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ही। और फैक्ट्री के भी आपने शॉट्स देखे कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक और आर्टिस्टिक प्रोसेसेस हैं। इसमें डिज़ाइन का एस्पेक्ट भी है जो हाईली एक वेपन दिखने में भी अच्छा है और वो रिलायबल भी है, रिलायबिलिटी उसका साइंस का पार्ट है। और साइंस में भी अलग अलग तरह के साइंसेज हैं, मेटल्स को लेकर के, मशीनिंग को लेकर के, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के, ये सारा। तो इतना सारा कुछ हमारे देश में हो रहा है और इस स्तर पे हो रहा है कि हम दूसरे राष्ट्रों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आशा है कि सरकार के लोग जो भी देख रहे होंगे वो अपनी आशाएं भी, अपने एस्पिरेशंस भी कि उन्हें भारतीय कंपनियों से क्या चाहिए वो शेयर करें, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड वेपन सिस्टम्स या अन्य तरह की चीज़ें हैं विवेक जी जैसे लोग जो है मैन्युफैक्चर कर सकें। विवेक जी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, धन्यवाद।